सुरेश की शादी तय हो गई थी। लड़की भी देखकर सभी ने पसंद कर लिया था। लड़की सुंदर थी, शांत स्वभाव की, किंतु हंसमुख थी। सुनीता नाम है उसका। प्यार से सब उसे सन्नो कहते हैं। सुरेश के पिता अमित शर्मा बहुत खुश थे। सुरेश उनकी आखिरी जिम्मेदारी था। जॉब लग गई थी सुरेश की और बस अब उसका विवाह कर वह अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते। बड़ा बेटा दिनेश की शादी उन्होंने 5 साल पहले ही कर दी थी। 2 बेटियां रिया और दीक्षा की भी शादी उन्होंने अच्छे घर में की थी। अब बस सुरेश की शादी करनी थी। सुरेश अपनी पढ़ाई पूरी कर जॉब करने लगा था। सुरेश की होने वाली पत्नी सुनीता शर्मा जी को भी बहुत पसंद आ गई थी और वह शादी की तैयारी में पूरे जोर शोर से जुट गए थे। बड़े बेटे की शादी में जो कुछ भी अरमान बाकी रह गए थे वह छोटे बेटे की शादी में पूरी कर लेना चाहते थे। शादी की ढेर सारी शॉपिंग करनी थी। सभी के लिए नए नए कपड़े, दुल्हन के लिए ड्रेस, आने वाली दुल्हन के लिए कई तरह की साड़ियाँ, कपड़े, गहने वगैरह वगैरह। शर्मा जी अपनी पत्नी शीला से बोले, देखो भाई, हमारे घर की आखिरी शादी है। किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। धूमधाम से करेंगे अपने बेटे की शादी। शॉपिंग की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। आज से ही शॉपिंग शुरू कर दो। अपनी दोनों बेटियों को बुलाकर उनकी भी मदद ले लो और बड़ी बहू तो तुम्हारे साथ है ही। बड़े बेटे दिनेश को बुलाकर शादी के 2 दिन बाद होने वाले रिसेप्शन का काम सौंप दिए और खुद शादी का कार्ड छपने का ऑर्डर दे आए। बारात के लिए बैंड बाजा कराए। मिस्टर शर्मा को शौक था कि उनका बेटा दूल्हा बनकर खूब सजा हुआ सुंदर सा रथ में बैठकर दुल्हन को लाने जाए। अतः उन्होंने रथ वाले से भी बात कर ली थी। शादी की लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। शादी के कार्ड भी छपकर आ गए थे। शर्मा जी अपनी पत्नी शीला से बोले, शादी तो हम लोग शहर से कर रहे हैं, लेकिन शादी का पहला कार्ड हमारे कुल देवता को चढ़ता है और अब शादी में सिर्फ 15 दिन रह गया है, तो कल मैं अपने गांव चला जाता हूं। शादी का कार्ड कुल देवता को चढ़ा दूंगा और कुछ खास रिश्तेदारों को कार्ड भी दे दूंगा। पत्नी शीला बोली, चलिए मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अरे नहीं, तुम यहाँ की सारी तैयारियाँ देखो, सबको गाइड करो मैडम, हंसते हुए अमित जी बोले। शर्मा जी तड़के सुबह 4 बजे ही अपने गांव के लिए निकल गए और लगभग 9 बजे अपने गांव पहुंच गए। वहां स्नान करने के पश्चात कुल देवता के मंदिर के लिए निकल गए। मंदिर में कार्ड चढ़ाने के पश्चात उन्होंने कुछ रिश्तेदारों को कार्ड दिए और बेटी की शादी में आने के लिए आमंत्रित किया। वहां से अपने गांव पहुंचने में शाम हो गई। शर्मा जी की बड़ी भाभी, जो कि गांव में ही रहती थी, उन्होंने शर्मा जी को रात में वहीं रुकने का आग्रह किया। शर्मा जी ने भी यही उचित समझा और रात में वहीं रुक गए। रात में खाना खाकर सोते जाते समय अपनी भाभी को सुबह जल्दी उठाने को बोलकर गए। सुबह की बस पकड़नी थी उन्हें। सुबह 5 बजे शर्मा जी की भाभी ने आवाज़ दी, उठिए देवर जी, 5 बज गए, मैं चाय बना रही हूँ, तब तक आप फ्रेश हो जाइए। कहकर वह चाय बनाने चल दी। भाभी जब तक चाय लेकर आईं तब तक शर्मा जी उठे नहीं थे। कई बार आवाज़ देने पर भी जब शर्मा जी नहीं उठे तब उन्हें नज़दीक जाकर छूकर उठाने की कोशिश की गई, लेकिन शर्मा जी को नहीं उठना था, वह नहीं उठे। सभी लोग सन्न रह गए, ये क्या हो गया। रोना पीटना सुनकर गांव के लोग इकट्ठे हो गए। उनमें से किसी ने कहा, इनके घर वालों को खबर कर देनी चाहिए। शर्मा जी के फ़ोन से ही उनके बड़े बेटे दिनेश को फ़ोन करके वहाँ की स्थिति से अवगत कराया गया और उसे समझा दिया गया कि वह अपनी माँ को सिर्फ इतना बताए कि पिताजी की तबीयत खराब है, इसलिए हम सबको घर चलना होगा और फिर सबको लेकर गांव आ जाए। दिनेश सभी को लेकर जब गांव पहुंचा तब शर्मा जी के पार्थिव शरीर को फूल माला से सजाया जा रहा था। मिसेस शीला को पहले ही कोई अनहोनी की आशंका हो गई थी और अब वह अनहोनी प्रत्यक्ष रूप में देखकर रोते हुए जहाँ थीं वहीं गिर गईं। किसी तरह सब लोगों ने मिलकर उन्हें संभाला। माहौल बहुत गमगीन हो गया था। जहाँ खुशी खुशी शादी की तैयारियां चल रही थीं, अब वहाँ मौत का सन्नाटा पसरा था। सभी इस अनहोनी घटना को लेकर बहुत दुखी थे।
ये अनहोनी ही कहिए या महज एक संयोग। जिस दिन के लिए शर्मा जी ने इतने सपने संजोए थे कि बेटे की बारात को लेकर, उस दिन ही उनकी 13वीं मनाई जा रही थी। भोज भात तो उस दिन भी खिलाया जा रहा था, लेकिन यह मृत्यु भोज था। बहुत अंतर होता है खुशी के भोज और गम के भोज में। लड़की वालों ने जब ये खबर सुनी तब तो उन्हें अपने ही पैरों के नीचे से ज़मीन सरकता हुआ महसूस हुआ। अब क्या होगा, यह प्रश्न उनके सामने मुंह खड़ा था। शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थीं। शादी के कार्ड भी छप चुके थे। बस गनीमत यह थी कि कार्ड अभी बांटा नहीं गया था। लड़की वालों के मन में यह संशय भी था कि कहीं लड़के वाले शादी से इनकार ना कर दें। उनका ये संशय निराधार नहीं था, क्योंकि लड़के वालों के घर में ऐसा ही कुछ चर्चा चलना शुरू हो गया था। गांव में सारे काम संपन्न होने के बाद शर्मा जी के परिवार के सारे सदस्य वापस शहर लौट आए। अब घर में फिर से शादी की चर्चा चलने लगी थी, किंतु सुरेश की माँ शीला अभी शादी के लिए तैयार नहीं थी। अब उनका मन कई तरह की आशंकाओं से घिर गया था। उन्होंने अपनी आशंकाएं अपने परिवार के सामने जाहिर की कुछ इस तरह: ये लड़की मेरी बहू नहीं बन सकती। इसका पैर मेरे घर में पड़ने से पहले ही इतनी बड़ी अनहोनी हो गई। मेरी खुशियों को ग्रहण लग गया है, और जब ये मेरे घर में बहू बनकर आ जाएगी तब क्या होगा? कहीं मेरी बाकी बची हुई खुशियाँ भी मुझसे ना छिन जाएं, कहकर वह रोने लगी। उस समय सुरेश अपनी माँ को संभालने में लगा था। सुरेश अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और शीला की जान भी सुरेश में ही बसती थी। कहा भी जाता है कि छोटा बेटा माँ को बहुत अधिक प्यारा होता है। सुरेश नहीं चाहता था कि यह शादी टले। यह तो एकदम से नाइंसाफ़ी होती। सुरेश के पिता की मृत्यु शादी की तैयारियों के बीच में हो गई, इसमें सुनीता का क्या कसूर था? यह तो अनहोनी थी। मृत्यु जिसकी जवानी है आकर रहेगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। इस वजह से शादी कैंसिल करा देना उचित नहीं था। सुनीता और उसके घर वालों ने भी कितने अरमान संजोए थे। उन्होंने भी शादी की सारी तैयारियां लगभग पूरी कर ली थी, और अब बीच में यह घटना घट गई। परेशानी तो उन्हें भी हो रही थी। सुरेश ने निश्चय कर लिया कि चाहे जैसे भी हो वह माँ को मनाएगा और शादी को कैंसिल नहीं होने देगा। सुरेश ने इसके लिए बड़े भाई दिनेश की मदद ली। दिनेश बहुत ही सुलझा हुआ व्यक्ति था। माँ उसकी बात मानती थी। परिवार में सभी उसका आदर करते थे। दिनेश के समझाने से मिसेस शीला तैयार हो गई, लेकिन उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि ठीक है, शादी हो जाने दो, लेकिन मैं उसे अपनी बहू कभी नहीं मानूंगी। दोनों भाइयों ने भी सोचा माँ गुस्से में ऐसा बोल रही हैं, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। शादी की तैयारियां एक बार फिर से शुरू हो गईं। शादी की तारीख फिर से निकलवाई गई। फिर से कार्ड छपा और बांटा गया। शर्मा जी द्वारा किया गया सारी तैयारियां वहीं रहीं, बस उनको आगे की तारीख पर बढ़ा दिया गया। फिर नियत दिन पर शादी हो गई और सुनीता बहू बनकर शर्मा परिवार में आ गई। सारी रस्मों के साथ मुंह दिखाई की रस्म भी हुई, जिसमें परिवार के सभी लोगों ने दुल्हन बनी सुनीता को कुछ न कुछ उपहार स्वरूप भेंट दिया। लेकिन मिसेस शीला ने इस रस्म के प्रति कोई उत्सुकता नहीं दिखाई और ना ही सुनीता को कुछ भेंट ही दिया। सुनीता बहुत समझदार और सहनशील लड़की थी। वह अपनी सासू माँ की मनोदशा को समझ सकती थी। शादी से पहले ही फ़ोन पर हुए सुरेश की बातों से उसने अपनी सासू माँ की मनोदशा का अनुमान लगा लिया था। आखिर उन्होंने इस शादी की तैयारियों के बीच अपने पति को खो दिया था। उन्हें संभलने में थोड़ा समय लगेगा, पर वह अपनी सासू माँ के दिल में अपने लिए जगह ज़रूर बना लेगी, ऐसा सुनीता को विश्वास था। अपनी बड़ी ननद रिया से सुनीता बोली, दीदी माँ नज़र नहीं आ रही हैं, मुझे उनके पास ले चलिए। अपने नए जीवन की शुरुआत के लिए मुझे उनका आशीर्वाद चाहिए। रिया के साथ सुनीता जब अपनी सासू माँ के कक्ष में पहुँची, उस समय शीला अपने बिस्तर पर चुपचाप बैठी थी। सुनीता ने आगे बढ़कर सासू माँ के चरण स्पर्श करने चाहे, किंतु उसी समय शीला दूसरी तरफ मुँह फेर कर बैठ गईं और अपनी बेटी रिया पर नाराज़ होने लगीं।
तुम इसे मेरे पास क्यों लाई हो? मैंने मना किया था ना, शीला बोली। माँ, इस समय रोना धोना ना शुरू कर दें, ऐसा सोचकर रिया सुनीता को उसके कमरे में जाकर छोड़ आई। सुरेश शादी की पहली रात को ही सुनीता को अपनी माँ की मनोदशा को समझा दिया और सुनीता को सांत्वना देते हुए बोला, तुम घबराओ मत, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अभी तुम माँ के पास कम ही जाना, अभी तो माँ को देखने के लिए सभी लोग हैं, लेकिन सभी लोगों के अपने स्थान पर पहुँच जाने के बाद हम 3 ही रह जाएंगे। मैं तो दिन भर बाहर ही रहूँगा, तुम्हें माँ के साथ पूरे दिन रहना है। ऐसे में तुम्हें माँ का पूरा ख्याल रखना होगा। सुनीता आज्ञाकारी पत्नी की तरह सर हिलाते हुए सारी बातें सुन रही थी। शादी के 1 हफ्ता बीतने के साथ ही पूरा घर खाली हो गया। अब घर में सुनीता और उसकी सासू माँ शीला पूरा दिन साथ में रहती थी। सुरेश अपने काम पर चला जाता था। शीला पूरे दिन सुनीता के काम में मीन मेख निकालती रहती, उसे ताना देती रहती कि आने से पहले ही इस घर की खुशियों को ग्रहण लगाकर आई है। सुनीता कुछ नहीं बोलती, आंखों में आंसू भरकर घर के काम में जुटी रहती। सभी काम समय से करती, एकदम घड़ी के कांटे की तरह चलती। सासू माँ का पूरा ध्यान रखती, एकदम समय से नाश्ता, खाना, चाय वगैरह जो कुछ भी वह बोलती समय से उनके सामने हाजिर कर देती। किंतु शीला के मन में तो उसके लिए केवल नफरत ही भरा हुआ था। सुनीता के उतना करने के बावजूद भी शीला कोई भी मौका नहीं छोड़ती सुनीता को अपमानित करने का। यहाँ तक कि सुरेश के ऑफिस से आते ही शीला दिन भर की शिकायतों का पिटारा लेकर सुरेश के आगे बैठ जाती। बेचारा सुरेश माँ को तो कुछ बोल नहीं सकता था, तब वह अपना सारा गुस्सा सुनीता पर उतार देता। सुनीता सुरेश को समझाने की कोशिश करती, लेकिन सुरेश उसकी एक नहीं सुनता। सुनीता की सहन शक्ति अब जवाब देने लगी थी। वह भी क्या करती, वह भी तो हाड़ मांस की बनी हुई इंसान थी, उसे भी प्यार और सम्मान चाहिए था। सासू माँ को वह संभाल लेती अगर उसे अपने पति का प्यार और विश्वास मिलता, किंतु यहाँ तो सुरेश हर एक बात में अपनी माँ का ही पक्ष लेता। दिन रात के तानों और उल्हानों ने सुनीता को चिड़चिड़ा कर दिया था। सुनीता अब ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती, खाना बना देती, लेकिन किसी को भी ना खाने के लिए पूछती और ना ही खाना निकाल कर देती। दोनों माँ बेटा अपना खाना निकाल कर स्वयं खाते। सुनीता का उससे बातचीत भी बंद हो गया था। घर का माहौल बहुत ही तनावग्रस्त हो गया था। किंतु शीला खुश थी। उनका बेटा उनके पक्ष में जो था, वह जोरू का गुलाम बनकर अपनी पत्नी के आगे पीछे नहीं घूम रहा था। खुशी के साथ साथ उन्हें अपने बेटे पर गर्व भी हो रहा था। इस तरह महीना दिन बीत गया, कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। एक ही घर 2 हिस्सों में बँट गया था। सुनीता को समझ नहीं आ रहा था कि इस तरह उसकी ज़िंदगी कैसे बीतेगी। आखिर उसका क्या कसूर है, किस बात की सज़ा पा रही है वह। नई नई शादी के बाद कितने अरमान होते हैं एक लड़की के, लेकिन उसके तो सारे अरमानों पर पानी फिर गया है। अब कुछ निर्णय लेना ही पड़ेगा। सुबह का समय था। आज सुनीता ने निश्चय कर लिया था कि आज वह सुरेश से सब कुछ स्पष्ट कर लेगी। वह चाय बनाने रसोई घर में गई, तभी शीला की ज़ोर से चीखने की आवाज़ सुनाई दी। सुरेश दौड़कर भागा तो क्या देखता है कि माँ बाथरूम में गिरी हुई हैं और खुद से उठ नहीं पा रही हैं। सुरेश किसी तरह माँ को टांगकर बाथरूम से बाहर लाया और तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर शीला को अस्पताल ले गया। वहाँ जाकर पता चला कि शीला के बाएं पैर की हड्डी टूट गई है। बाएं पैर में प्लास्टर कर दिया गया और डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी कि इन्हें पूरी तरह से बेड रेस्ट में रहना है, नहीं तो इस उम्र में हड्डी जुड़ने में बहुत परेशानी होगी। अब सुरेश के लिए बहुत परेशानी का समय था। अकेले वह माँ को संभाल नहीं सकता था और अपने व्यवहार के कारण सुनीता से कुछ अपेक्षा नहीं कर सकता था। सुरेश अपने बड़े भाई दिनेश के पास फ़ोन करके यहाँ की स्थिति से अवगत कराया। दिनेश बोला, तुम लोग दोनों पति पत्नी मिलकर माँ को संभाल लो, हम लोग इस समय वहाँ नहीं आ सकते। तुम्हारी भाभी की तबीयत आजकल ठीक नहीं रह रही है। सुरेश ने दोनों बहनों को भी बोला, लेकिन उन्होंने भी
बच्चों की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, ऐसा कहकर टाल दिया। माँ चुपचाप बिछावन पर पड़ी सुरेश को बातें करते हुए सुन रही थी। सुबह आंखें मलते हुए सुरेश उठा तो क्या देखता है कि सुनीता माँ की सेवा में लगी हुई है। माँ, जो कि सुनीता को देखना भी पसंद नहीं करती थी, वह चुपचाप सुनीता से अपना सब काम करवा रही थीं। इसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था। इन 1.5 महीनों में सुनीता ने बहुत ईमानदारी से और प्रेम से सासू माँ की सेवा की। दोनों माँ बेटा बस सुनीता को काम करते हुए देखते रहते और सुनीता अपने काम में लगी रहती। लेकिन अभी उन लोगों में सामान्य बातचीत शुरू नहीं हुई थी, बस किसी कारणवश ही बातचीत होती थी। आज शीला के पैर का प्लास्टर कटना है। सुबह ही तैयार होकर सुरेश माँ को अस्पताल चलने के लिए बोला। चलो माँ, जल्दी करो, सुरेश बोला। मैं अकेली नहीं जाऊँगी, शीला बोली। मैं चल रहा हूँ ना आपके साथ, चलिए, सुरेश बोला। मैं अपनी बेटी के साथ ही जाऊँगी, शीला सुनीता की तरफ देखते हुए बोली। लेकिन आपकी बेटी तो आई नहीं, सुरेश बोला। और ये कौन है? यही मेरी बेटी है और बहू भी। मैं ही नादान थी, मेरी अकल पर पत्थर पड़ा हुआ था, जो मैं अपने घर में आए हुए इस हीरा को नहीं पहचान पाई। एक अनहोनी क्या हो गई, मैं सारा इल्ज़ाम इसी पर लगाती रही। भगवान को जो मंजूर था वही हुआ, इसमें इसका क्या दोष है? क्या क्या बुरा भला नहीं कहा मैंने, यहाँ तक कि मेरा पैर भी टूटा तो भी मैंने यही कहा कि ऐसी कुलक्षणी आई है कि इसके आते ही मेरा पैर टूट गया। और इतना कोसने के बाद भी कितना प्रेम से मेरी सेवा की है। मुझे माफ़ कर दे बहू, शीला अपनी ही रौ में बोले जा रही थी। सुनीता सासू माँ की बातें सुनकर भाव विह्वल हो गई। वह रोते हुए सासू माँ के पास आई और उनके दोनों हाथ पकड़कर बोली, नहीं माँ, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। दोनों ही सास बहू की आंखों से बहते आंसुओं में मन का मैल धुल गया। चलो, इस अनहोनी से सास बहू का मिलन हो गया, माहौल को हल्का करने के लिए हंसते हुए सुरेश बोला। अब कौन सी अनहोनी हो गई? घबराते हुए शांति बोली। अरे माँ, ये तुम्हारा पैर टूटना भी एक अनहोनी से कम थोड़ी है। हाँ, इस अनहोनी का रिजल्ट अच्छा हुआ, सास बहू का मिलन हो गया। अब ना जाने मुझे ये कैसे माफ़ करेगी, मुझे भी अपना पैर तोड़ना पड़ेगा क्या? अपने पैरों की तरफ देखते हुए सुरेश बोला। उसके अंदाज देखकर सास बहू दोनों को हंसी छूट गई। हंसते हुए शीला बोली, अब चल, अपने पैर का बाद में सोचना, पहले मेरे पैर से ये बोझ तो हटवाओ। 1.5 महीने से ढो रही हूँ। फिर शीला को लेकर सुरेश और सुनीता अस्पताल गए। शीला के पैर का प्लास्टर कट गया, अब वह पूरी तरह स्वस्थ थी। घर आकर तीनों ने साथ मिलकर खाना खाया। माहौल अब सामान्य हो रहा था, लेकिन सुनीता और सुरेश के बीच की दूरियां अभी बरकरार थीं। खाना खाने और खिलाने के बाद सुनीता अपने कमरे में आ गई। पीछे से सुरेश भी आया। अरे, मेरी तौलिया कहाँ है? मिल नहीं रही, तुमने कहीं देखा है क्या? लेकिन सुनीता ने सुरेश की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और अपना बिस्तर ठीक करने में लगी रही। अरे, आपसे ही बोल रहा हूँ मैडम, सुनीता के समीप आते हुए सुरेश बोला। सुनीता ने तौलिया सुरेश के कंधे से उतारकर उसके हाथ में दे दिया। अरे, ये तौलिया मेरे कंधे पर रखा है और मैं इसे पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ, बताओ तो, सुरेश अपने सर पर हाथ रखते हुए बोला। अब भी सुनीता कुछ नहीं बोली और फिर से अपने काम में लग गई। अब सुरेश ने सुनीता को कंधों से पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और मासूम सा मुँह बनाकर बोला, मुझे माफ़ नहीं करोगी? किस बात के लिए माफ़ी मांग रहे हैं आप? आपने तो इतने दिनों एक बेटा होने का फ़र्ज़ निभाया है। माँ तो आपसे बहुत खुश है और ये देखकर मैं भी खुश हूँ कि मेरी शादी एक बहुत अच्छे इंसान से हुई है। जो इंसान अपनी माँ का इतना ख्याल रख सकता है, एक अच्छा बेटा बन सकता है, वह भविष्य में एक अच्छा पति ज़रूर बनेगा। हाँ, उस बेटे को पति बनने में थोड़ा समय लग रहा है। वह भूल गया है कि किसी भले घर की लड़की को वह अपनी पत्नी बनाकर लाया है। उसके प्रति भी उसका कुछ फ़र्ज़ है। सुनीता बोले जा रही थी और सुरेश बस उसे देखे जा रहा था। सुनीता ने बहुत ही प्यारे अंदाज में
अपनी शिकायतें सुरेश के सामने रख दी थीं। ओह सुनीता, तुम कितनी अच्छी हो। तुम्हें समझने में मुझसे भूल हो गई। मुझे माफ़ कर दो। आज से मैं हमेशा ये ध्यान रखूँगा कि तुम्हें किसी बात की तकलीफ़ ना हो। मैं एक अच्छा पति बनकर दिखाऊँगा। सुनीता को अपने आगोश में भरते हुए सुरेश बोला। अब सुरेश और सुनीता के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी थीं। अब सिर्फ प्यार ही प्यार और खुशियां ही खुशियां थीं।